देखिए कि मैंने लास्ट टर्म पे एक होमवर्क दिया था। शायद थोड़ा बेकार लगता है, मुझे भी थोड़ा बेकार लगता है कि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। बट उसका बहुत बड़ा महत्व था कि मैंने जो आपको दिया था कि जो हमारे 6 प्रकार के रस हैं, 6 प्रकार के रसों के बारे में एक मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप की बनाने को दी थी कि 2 प्रकार के रसों को ऐड करने पर कौन से दोषों का समन होगा, 3 प्रकार के रसों को जोड़ने पर कौन से जो हमारे शमन करेंगे। ऐसे मैंने एक होमवर्क दिया था, अभी तक सबमिट नहीं किया। बट फिर भी करना, क्योंकि इसके बारे में मैं आज के लेक्चर सर को मैंने स्टार्ट। भेजा था ना आपको। हाँ जी, हाँ जी। आपने भेजा था, डॉक्टर संगीता जी ने भी शायद मुझे भेजा है। बट मोस्टली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता दूं हाँ। कि ये मैंने क्यों बोला था, क्योंकि इसके बारे में हमारे आचार्य चरक ने इतना अच्छा बोला है। मैं उस श्लोक को कोट करना चाहूँगा। यह शाद्रव रस विकल्पज्ञ शास्य दोष विकल्पवित नाशा मोहे द्विकारणाम हेतु लिंग उपशांतिषु। आचार्य चरक ने आत्रेय भद्रकापी अध्याय, जब हम द्रव्य गुण का टॉपिक स्टार्ट किए, और अलग से जब भी मैं द्रव्य गुण का मेरा एक अलग से कोर्स रहता था पहले, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है, उसी को ओपन कर रहे हैं। तो वहाँ भी मैं कई वैद्यों को बताता कि जैसे दोषों की अंशांश कल्पना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार यदि रस की अंशांश कल्पना हम सीख गए तो दोषों की अंशांश कल्पना समझना बहुत आसान हो जाता है। चरक ने कहा है, एज इट इज उनका कोट मैं बुक से देख करके बोल रहा हूँ, अपने वर्ड कहीं नहीं, कि जो चिकित्सक उपयुक्त द्रवगत रसों के विकल्पों यानी भेदों को तथा दोषों के विकल्पों को ज्ञाता होता है, वह रोगों के निदान, लक्षण और चिकित्सा में कभी भी मोह प्राप्त नहीं करता। कितनी बड़ी बात कही है कि अगर दोषों को हम समझ लें और रसों को हम समझ लें और उन दोषों के अनुसार रसों को मिलाने की प्रोसेस समझ लें कि किस दोष के दृष्टि में किन रसों का कॉम्बिनेशन करके जब हम देंगे तो हमारा पेशेंट ईजिली और जल्दी ठीक होगा। जो आज प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, कि पेशेंट जो है हमेशा कहता है कि आयुर्वेद लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। अब देखिए, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो मेरे पेशेंट को मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर मोस्टली डिजीजेज में आराम मिल जाता है। वो एक अलग चीज़ है कि क्रॉनिक अगर डिजीज़ है, बहुत पुरानी डिजीज़ है और डिजीज़ बिगड़ चुकी है, या जिसको कहते हैं कि वो शाखागत हो गई है, तो वहाँ पर 7 से 8 दिन का मैक्सिमम टाइम लगता है। वो एलोपैथिक सिस्टम में भी लगता है। वहाँ पे उनका प्रोटोकॉल अलग शिफ्ट हो जाता है कि वो आईपीडी में पेशेंट को एडमिट करते हैं, उनके पास टाइम हो जाता है। हम आईपीडी में नहीं करते हैं, तो हम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं पेशेंट को घर पर रख के। तो पेशेंट की साइकोलॉजी चली जाती है कि नहीं, मुझे घर पर रख के 10-12 दिन हो गए, मुझे रिलीफ उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। तो वो कह देता है कि ये यार लॉन्ग टर्म में ट्रीट कर बगैर। बट जब हम रसों की, वीर की और विपाक की संकल्पना को जब हम समझ जाते हैं तो रिजल्ट बहुत जल्दी आसानी से मिलने लगते हैं। इसलिए जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको करना तो है ही, साथ में उसको पेशेंट जब भी आए आपके पास, आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दीजिए। जब पेशेंट आता है स्टार्टिंग में आप उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप दे दीजिए। मान लीजिए सिम्टम्स के बिहाफ पर आपने दे दिया, आपको नहीं समझ में आया उसका कुछ भी, सिम्टोमेटिक आपने ट्रीटमेंट दे दिया। उसके बाद साथ में आप अपनी एक डायरी मेंटेन कीजिए। पेशेंट के जब भी प्रिस्क्रिप्शन पेज पर उसके लक्षणों को आप लिखेंगे, आप उसके लक्षणों को, उसकी कंप्लेंट को आप जब भी लिखेंगे, उसके लक्षणों का एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, उस डायरी में उन लक्षणों को लिखिए। उन लक्षणों को लिख कर के अभी जस्ट इसी लेक्चर में हम वो एक्सरसाइज भी करेंगे। मैं आपसे केस लूँगा, रैंडमली कोई सा भी केस मैं आपसे लूँगा। आप चाहे मन से केस बनाइए, चाहे मन से सिम्टम्स बताइए। जस्ट अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने दोष उसमें से निकाले और आप कैसे निकालोगे। जो मेरा नहीं, आप और मेरा सभी का एक एक जी समझ लीजिए वर्कशॉप टाइप में करेंगे, जहाँ आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, मैं भी करूँगा। तो वहाँ पर आप उन दोषों को फाइंड करेंगे, उन सिम्टम्स के बेसिस पर। उन सिम्टम्स के बेसिस पर आपने दोषों को फाइंड किया। दोषों को फाइंड करके उनमें आपको समझ में आया कि बात प्रधान है, पित्त थोड़ा सा दूषित है,
अब आप ऐसे ड्रग्स चुनेंगे जिसमें वात का शमन करने वाले द्रव्य ज़्यादा हों, या फिर यूं समझें कि अगर 4 द्रव्य भी हैं उसके अंदर, लेकिन वो कंप्लीटली उसके गुण वात दोष के गुणों के अपोजिट हैं, 6 के 6 जो गुण वात दोष के बताए हैं उसके अपोजिट 6 के 6 गुण उस द्रव्य के अंदर हैं, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि वात पर स्पेशली कार्य करेगा, और साथ में वो द्रव्य पित्त का भी शमन कर रहे हैं कुछ हद तक। तो फिर आप उन ड्रग्स की एक लिस्ट बना लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है आप उसको प्रिस्क्रिप्शन कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे उस मेथड को समझ लीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि पेशेंट को 3 से 4 मेडिसिन से ऊपर नहीं देनी, क्योंकि अगर इससे ऊपर हम मेडिसिन देते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम तुक्का मार रहे हैं, मतलब हमने डायग्नोसिस क्लियर नहीं बनाई है, इसलिए ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। जब हम 3 से 4 ड्रग्स के अंदर अपनी प्रैक्टिस को समेटने की कोशिश करते हैं तब हमारे ऊपर एक मजबूरी होती है, एक बर्डन होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, जो हम सेल्फ प्रेशर क्रिएट करते हैं कि अब 3 से 4 मेडिसिन के ही अंदर इसके सारे दोषों को कंट्रोल करना है। उसमें 3 से 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, 1 से 2 प्रोसेस लघु पंचकर्म की हो सकती हैं। किसी का अगर बड़ा पंचकर्म सेंटर है तो वो दीर्घ पंचकर्म जिसको मैं बोलता हूँ, जो जो एक्चुअल में क्लासिकल पंचकर्मा है उसको वो ट्राई कर सकते हैं। उसके तो कोई उसकी तुलना कर ही नहीं सकता, इतने शानदार रिजल्ट होते हैं। बट लघु पंचकर्म जैसे लघु बमन, लघु ब्रेचन, इस प्रकार से हम करते हैं और साथ में 3 से 4 मेडिसिन ऐड करते हैं, तो पेशेंट से हम वो सारे रिजल्ट ले लेते हैं जो रिजल्ट एक्चुअल में हमें चाहिए। और जब 3 से 4 ड्रगों के अंदर हम खुद को सिमटने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हम मजबूर होते हैं कि अब चाहे कैसे भी करके हमें उस पेशेंट के अंदर एग्जैक्ट दोषों को पता करना है, एग्जैक्ट धातुओं का इन्वॉल्वमेंट पता करना है, और एग्जैक्ट कौन सी प्रोसेस उसकी अपोजिट दिशा में जा रही है। जैसे वायु का अनुलोम होने की जगह प्रतिलोम हो जाना, पित्त का अपने स्थान से आशय अपकर्ष हो जाना, कफ का अवरोध पैदा कर देना, ये प्रोसेस हैं। ये प्रोसेस कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं, ऑन प्रोसेस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इन चीज़ों पर हम फोकस करने लगते हैं और डे बाई डे हमारी प्रैक्टिस में पहले से बेटरमेंट आने लगता है, एक निखार निकल के आने लगता है। एक प्रोसेस है ये। कई वैद्य मेरे से बात करते हैं, अभी आयुर्दृष्टि अपना एक कोर्स चल रहा है, इसी के बारे में मेरे पास कई कई डॉक्टर्स के कॉल आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, जो तुम्हारा क्लिनिक का नंबर है उस पर व्हाट्सअप मैसेज आ रहे हैं। तो मैं देखता हूँ वो सभी चाहते हैं कि नहीं सर 3 से 4 दिन के अंदर हम केस डील करना स्टार्ट कर दें, जो कि मैंने इस कोर्स से पहले ही आप सभी से शायद बोला हो कि आयुर्वेद को सिखाना 3 घंटे या 2 घंटे की कोई प्रोसेस नहीं है। ऐसा कोई मैं शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं जानता, ना ही आचार्य चरक जानते थे। अगर जानते होते तो शायद इतनी बड़ी संहिता नहीं लिखते। आयुर्वेद को अगर समझना है तो आपको खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी अगर सिंपल सी भाषा में कहूँ थोड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। पहले डॉक्टर से हटके हमें मजदूर बनना पड़ेगा, डे बाई डे खुद के अंदर परफेक्शन लाना पड़ेगा। डे बाई डे जो मैं बेसिक प्रिंसिपल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आयुर्दृष्टि में, मैं यहाँ आयुर्दृष्टि में कोई आपको केस तो नहीं दिखा रहा पेशेंट को बिठाल करके कि मैं आपको दिखा रहा हूँ देखो पेशेंट को मैंने ये पाउडर मैंने उसके मुंह में डाला और देखो 2 मिनट बाद ये रिजल्ट आ गए। मैं कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि जो आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर मैंने वर्क किया है, मैंने रिजल्ट लिए हैं, जब मेरा विश्वास उनके ऊपर आ गया तब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी कीजिए, और उनको सिंप्लीफाई करने की प्रोसेस कि आचार्यों की क्या सोच थी, उस सोच तक हम कैसे पहुँचें ताकि आने वाले समय में आपको मेरी या मेरे जैसे किसी भी वैद्य की ज़रूरत ना पड़े, आप भी अन्य लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचा सकें। और वो सिर्फ जब ही संभव है जब हम एक समय देने को तैयार हों, खुद के ऊपर कार्य करने को तैयार हों,
साथ में पेशेंट के ऊपर कार्य करने को तैयार हों। तो थोड़ा सा हमें चलना है, जिस प्रोसेस को मैं बताता चलता हूँ उसको पकड़ते हुए। तो जब आप डे बाई डे उस पेशेंट को आप मेडिसिन आप प्रोवाइड करते हैं, आप डे बाई डे उसका फॉलोअप लेना शुरू कीजिए, वीकली फॉलोअप लेना शुरू कीजिए। आज का लेक्चर एक्चुअली में एक कंपाइलेशन है कि कैसे प्रैक्टिस को और बेटर करें, जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करें, उसका फॉलोअप वीकली लेना शुरू करें। इससे क्या होता है, इससे आपकी पेशेंट और डॉक्टर की बॉन्डिंग अच्छी होती है। वो पेशेंट आपसे हटके कहीं नहीं जाएगा, आपके पास रेफरल्स भेजेगा, कई पेशेंट रेफर करेगा वो आपके पास, आपकी प्रैक्टिस को एक बूस्ट मिल जाएगा। कई वैद्य कहते हैं कि 10, 5, 15 पेशेंट हमारे पास आते हैं, काफ़ी है। मैं अपना आपको एक समय बता दूं, मैं ग्रुप में फ़ोटो भी शेयर करूंगा जस्ट अभी इसके बाद, मुझे याद दिला देना। मैंने 100 150 पेशेंट वन टाइम ओपीडी में भी देखे हैं, मैंने मक्खियाँ भी बैठ के मारी हैं, और मैंने 10 पेशेंट भी देखे हैं और 5 पेशेंट भी देखे हैं। और आज मेरे पास इतना टाइम ना होने की वजह से मैंने टोटल अपना टाइम क्रॉनिक डिजीज़ पर शिफ्ट कर दिया है। तो 2 घंटे भी अगर मैं बैठता हूँ पर डे, 2 घंटे भी मैक्सिमम मेरे मुश्किल से निकल पाते हैं, तो मैं 2 घंटे भी अगर बैठता हूँ तो मेरे पास 10 से 12 पेशेंट मेरे पास हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया है, एक तो यहाँ पर हम आयुर्वेद को अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीख पाते हैं, दूसरा हम अपने पेशेंट्स को सेटिस्फाइड कर पाते हैं, और एक क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट या क्लिनिकल रिसर्च स्टेटिक भी हमारे पास आ जाती है। वीकली जब फॉलोअप लेते हैं तो आपको पता चलता है कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, किस सिद्धांत को मुझे और ज़्यादा क्लियर करने की आवश्यकता है और किस सिद्धांत पर मैंने महारत हासिल कर ली है। ऐसे खुद के फॉर्मुलेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई केस मुझे दिया कि सर ये ऐसा ऐसा पेशेंट, और ये सारी चीज़ें आपने मुझे बता दी, मैंने वो ट्रीटमेंट आपको लिख के दे दिया। कई बार वो ट्रीटमेंट आप पे काम भी करेगा, आपके पेशेंट पे, कई बार नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस सिद्धांत के हिसाब से मैंने ट्रीटमेंट लिखा है वो गलत है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिस जगह मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ के लोगों का खाने पीने का नियम अलग है, वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ का लोगों का मेंटल पैटर्न अलग हो सकता है। तो ट्रीटमेंट के अलावा इन चीज़ों को भी देखना आवश्यक है, जो प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को बता चुका हूँ। तो चलिए हम देखते हैं गुणवादी गुणों को। जो मैंने रसों का आपको एक्सरसाइज दी थी, उन रसों की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि आचार चरक आचार शिष्य, तो आचार्य भागवत जी ने ये बोला है, तो ना मैं नकार सकता हूँ इस चीज़ को, ना ही आप। सबसे पहले हम जो गुण लेना चाहेंगे वो गुण होगा गुरु गुण। गुरु गुण, ये गुरु गुण जो होता है ये कफ को बढ़ाने वाला होता है, वात को शमन करने वाला होता है, हम सभी जानते हैं, और ब्रहण कर्म करने वाला होता है। ब्रहण कर्म करने वाला होता है। ब्रहण से क्या होता है, शरीर के अंदर धातुओं की वृद्धि होना। इन कर्मों को भी समझते चलिएगा, ताकि आप जब द्रव्यों का सिलेक्शन, हम आगे जब एकल औषधियों को पढ़ेंगे और वहाँ से मैं आपसे प्रैक्टिस करवाना शुरू करूँगा, कई फॉर्मूला आप घर पर बैठ के चूर्ण वगैरह को पीसेंगे, लकड़ियों को पीस के बनाएंगे, अपने पेशेंट को देंगे। नहीं पीसेंगे तो जो पेटेंट ड्रग्स हैं उनके फॉर्मुलेशंस को आप देख करके मल्टीपल डिजीज़ पर यूज करने का मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊँगा। तब आप इन कर्मों और इन गुणों को यूज करेंगे तो ज़्यादा और आपको समझ में आएगा। ब्रहण कर्म का अर्थ होता है धातुओं की वृद्धि करना। समझते चलना, ब्रहण कर्म मतलब धातुओं की वृद्धि करना, धातुओं की वृद्धि करना। अब इसके बाद जो है एग्जाम्पल के तौर पर हम देखना चाहें कि ये क्या क्या करता है। एक तो हैवीनेस बॉडी में लेके आएगा, एक कवरिंग करने का काम करेगा। कवरिंग मीन्स उपलेप इसको बोलते हैं, कि जहाँ पर मांस धातु की कमी है, मांस धातु को बढ़ा करके अन्य धातुओं को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तृप्ति देगा। तृप्ति इन दैट मीन्स कोई व्यक्ति जिम के अंदर जाता है, कोई व्यक्ति जिम के अंदर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस,
लाइटनेस बहुत ज़्यादा आती है, वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन अगर उसके साथ में वो ब्रहण औषधियों को ऐड कर ले, ब्रहण औषधियों को ऐड कर ले, तो वो अपनी बॉडी को और ज़्यादा अच्छा निखार दे पाता है। इन दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो मस्कुलर ग्रोथ की तरफ चला जाता है, फैटी बॉडी से हटके मस्कुलर ग्रोथ की तरफ चला जाए। तो ब्रहण कर्म गलत नहीं है। ब्रहण कर्म आप डायबिटीज़ के पेशेंट पर भी कर सकते हैं। एक चिकित्सा पढ़ी होगी आपने, ब्रहण प्लस अपतर्पण, ब्रहण प्लस अपतर्पण, डायबिटीज में ही। एक और पढ़ी होगी आपने, लंघन प्लस संतर्पण, लंघन प्लस संतर्पण। ये किन व्यक्तियों पे होती है? ब्रहण प्लस अपतर्पण। ब्रहण प्लस अपतर्पण DM2। एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम, एक एक गुणों के ऊपर हजारों एग्जाम्पल है। और ये हजारों एग्जाम्पल मैं 1 साल 2 साल 3 साल में कभी आपको नहीं बता पाऊंगा, कोई भी नहीं बता सकता। ये कैसे होगा? मैंने आपको इसका बेसिक समझा दिया। अब आपके पास जितने पेशेंट आएंगे, आप वहाँ पर इन सिद्धांतों को लगा करके उन डिजीज़ में रिजल्ट लेते जाएंगे और आपको वो हजारों बीमारियाँ ओपन होने लगेंगी। DM2 में जहाँ पर क्या होता है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ पर क्या होता है, आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या एसिनस सेल्स पैंक्रियाज की उनके ऊपर कवरिंग होने लगती है। हेपेटिक सेल्स के ऊपर लेयरिंग होने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड से। बायोलॉजी क्यों पढ़ी हमने? ताकि हम उस बायोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स को यहाँ अप्लाई कर सकें। क्योंकि आयुर्वेद को अगर उस दृष्टि से समझाने का प्रयास करूँ तो हमारा दिल या मन मानने की कोशिश नहीं करता, कहता है कि यार साइंस कहाँ है यहाँ। इसलिए थोड़ा मॉडर्न का एस्पेक्ट भी लेकर के चलना पड़ेगा ताकि आपको रियलाइज हो सके। हमारी कोशिका फॉस्फेट प्लस लिपिड की बनी होती है। लिपिड कहाँ से आता है? फैट से। और ये लिपिड की मात्रा जब बढ़ने लगती है, फॉस्फेट की मात्रा जब कम होने लगती है, तो सेल वॉल की बाइंडिंग जो बॉन्डिंग होती है वो कमज़ोर होने लगती है, सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, या सेल्स के ऊपर अवरोध की स्थिति आ जाती है, जिसको बोलते हैं हम स्रोतो अवरोध एट माइन्यूट लेवल। कोशिका से छोटा लेवल कोई नहीं है, तो कोशिका के स्तर पर वो होने लगता है। अब जब आप ब्रहण प्लस अपतर्पण चिकित्सा करते हैं, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ अभी ब्रहण नहीं करना, आपको लंघन प्लस अपतर्पण करना है। लंघन प्लस अपतर्पण, लंघन मीन्स लघुता। अब जब लंघन बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कर दोगे तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, वाइटमिन्स, मिनरल्स, जितने भी जीवनीय तत्व हैं उनकी कमी सडनली इतनी आ जाएगी कि पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब बॉडी में कमजोरी है, मुझ पर चला नहीं पड़ रहा, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मतलब वो पेशेंट को ठीक करने की बजाय हमें लेने के देने और पड़ जाएंगे। तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि आपको ऐसी या तो डाइट कर लीजिए। देखिए इसमें दो ही चीज़ हो सकती हैं ब्रहण के लिए, या तो आप डाइट का सिलेक्शन कर लीजिए, जैसे मल्टीग्रेन आटा हम कहते हैं, मल्टीग्रेन, जो कि ब्रहण के साथ अपतर्पण भी करता है, या कुछ सिलेक्टेड फ्रूट्स जिनका GI इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उसको आवश्यक पोषक तत्व मिल रहे हैं, साथ में आप उद्वर्तन चिकित्सा या इंटरनल मेडिसिन के थ्रू उसका अपतर्पण कर रहे हैं। अपतर्पण मीन्स अनावश्यक धातुओं का पाचन, या यूं कहें फैट का लेखन करना। ये क्लियर हुआ इस एग्जाम्पल से? तो गुरु गुण में ब्रहण कर्म आ जाता है। अब हम चलते हैं लघु गुण की तरफ, कि लघु गुण जो है वो क्या करता है। लघु गुण का सीधा सीधा फंडा है, वात को बढ़ाने वाला, कफ को कम करने वाला। तो लंघन कर्म करेगा, लंघन कर्म करेगा। सभी जानते हैं लंघन, जस्ट अभी मैंने आपको बताया ब्रहण का अपोजिट होता है। लंघन एक लिमिट तक यदि करें तो अच्छा है, अगर लंघन बहुत ज़्यादा कर दिया तो व्यक्ति को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसका रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, आपका होमवर्क है, श्वास
और कास चिकित्सा और हिक्का चिकित्सा, इन तीनों को चरक चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे। सारी डिजीज़ के लास्ट जो 2 से 3 पेजेज है वहाँ पर जाकर के देखेंगे। वहाँ पर आचार्य चरक ने क्लियर बोला है कि किसी व्यक्ति का लंघन करते वक्त, क्योंकि ये सभी कफज व्याधियाँ हैं, मोस्टली कफज व्याधियाँ हैं, तो किसी व्यक्ति का लंघन करते वक्त ऐसा ना हो जाए कि वो लंघन से डायरेक्ट कर्षण की स्थिति में चला जाए, और कर्षण की स्थिति में चला गया तो वो कार्श अवस्था में चला जाएगा। कार्श अवस्था मतलब बॉडी का नष्ट होना, बॉडी डेड होने की कंडीशन में अब पहुंच रही है। इसीलिए उपद्रवों से बचने के लिए आचार्य चरक ने लंघन के लिए इंडिकेशन दिया है, वहाँ पर इंडिकेशन दिया है। तो जब हम कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे थे, या हमारे पास निमोनिक पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं, या सीओपीडी के पेशेंट आते हैं हमारे पास जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लंघन से क्या होता है, तो किसी व्यक्ति की बॉडी में लाइटनेस आएगी तो उसको उत्साह आएगा, एनर्जी होगी उसकी, हाँ, उसकी बॉडी में कृशता भी आ सकती है। व्रण का रोपण होता है, इससे व्रण का रोपण होता है, और इसमें मूंग की दाल का बहुत अच्छा प्रयोग होता है, मूंग की दाल का। इसलिए कोविड में मूंग की दाल का सूप हमने सबसे ज़्यादा पिलाया था। एक तो प्रोटीन बहुत अच्छे तरीके से दे रहा था बॉडी को, और वायरस, मैं आपको ये बता दूं, राइट डाउन करना चाहे कर लीजिए, वायरस जितने भी होते हैं वो प्रोटियोलाइसिस की कंडीशन पैदा करते हैं, बॉडी में प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वायरस के इफेक्ट से अगर बॉडी को बचाना है तो आप उनको प्रोटीन डाइट ज़रूर दें, वो भी ऐसी जो पचने में लघु हो, जैसे मूंग की दाल या लाजा मंड वगैरह आप दे सकते हैं, या लाजा का कुछ भी आप प्रिपरेशन बना करके दे सकते हैं, जो शरीर के अंदर आवश्यक तत्वों की पूर्ति भी करेगा और साथ में लंघन यानी लघु रूप से पचना भी शुरू होगा, तो इजीली बॉडी में बलाधान की कंडीशन पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट गुण जो हम देखते हैं, वो नेक्स्ट गुण हमारा आता है शीत गुण। शीत के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, शीत और उष्ण के बारे में पहले आपको बता ही चुका हूँ। दोषों के हिसाब से वात और कफ को बढ़ाने वाला, पित्त को शमन करने वाला। शीत गुण का सबसे अच्छा कार्य होता है स्तंभन का क्रायोथेरेपी आप देख रहे हैं। क्रायोथेरेपी में क्या होता है, बर्फ से या किसी भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ से उस व्रण को जला दिया जाता है। ये गैंग्रीन के पेशेंट्स में या कई जगह पर बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, वहाँ पर अपने इंडिया में कम प्रचलित है, आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा प्रचलित है। दूसरा इसका एक सिस्टम और है, अभी हीरोइन जो है रकुल प्रीत जी और हमारे एक्टर जो हैं विद्युत जामवाल जी, वो भी करते हैं इसको, क्रायो प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। बर्फ़ के अंदर 10 से 15 सेकंड तक खुद की बॉडी को डालना, 10 से 15 सेकंड तक। कोई भी डेड बॉडी को आप बर्फ़ के अंदर डाल दीजिए, उसका डिकेइंग ख़त्म हो जाता है, वो सड़ना बंद हो जाती है, मीन्स टाइम उसके लिए शून्य हो जाता है, 0 टाइम हो जाता है। किसी व्यक्ति को एंटी एजिंग इफेक्ट लेना है, अपनी बढ़ती उम्र को रोकना है, तो यदि वो क्रायो प्रैक्टिस करता है, या आप इसको उम्र बढ़ने या उम्र कम करने को कोई नहीं चाहता, कहते सब हैं बट इतना कोई नहीं कर सकता। एक सिंपल सा बता रहा हूँ, जो ब्यूटी ट्रीटमेंट करते हैं वो लोग अपने पेशेंट्स को हमेशा बताएं कि चेहरे पे आपको आइस क्यूब को रब करना है पूरे फेस पर। इससे वहाँ की स्किन हेल्दी होती है, वहाँ की स्किन में ग्लो आता है, ओज वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि कफ प्रदेश है, और कफ अगर उत्तम क्वालिटी का है, उसका डाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें आपने करेक्ट कर, जब आप पेशेंट को देखेंगे तो उसका डाइजेशन तो करेक्ट करने की कोशिश ही करेंगे, और रक्त की जो उष्णता है उसको समाप्त करने का कार्य करेगा, और वहाँ की स्किन की एजिंग होने को डिले कर देगा। तो शीत का यहाँ पर आप ऐसे यूज कर सकते हैं ब्यूटी के प्रैक्टिस में।
दूसरा, पित्त संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर आप कार्य कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप चंदन ले सकते हैं, आप दूर्वा स्वरस ले सकते हैं, आप उशीर ले सकते हैं, ये बहुत अच्छे इसके कॉम्बिनेशन है। पेठा ले सकते हैं, पेठा बहुत अच्छा होता है इसके लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अकेला शीत है, शीत के साथ अन्य गुणों को भी देखना। मैं एक एक करके आपको गुण बता रहा हूँ। जस्ट इसका अपोजिट होता है उष्ण, यानी हॉट, जो कि स्वेदन कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सभी जानते हैं कर्म ये स्वेदन करता है। वात और कफ का शमन करने वाला, पित्त को बढ़ाने वाला होता है। अब यहाँ पर देखें तो इसका मुख्य कार्य जो हमें समझ में आता है कि ये धातुओं को, धातु पाचन पर कार्य करता है। सामान्य मात्रा में अगर हम दें तो अच्छी धातुओं को बनाने के लिए काम करता है। पाचन का बहुत अच्छा कार्य है। कहाँ? इंटेस्टाइन के लेवल पर। ये दो काम मुख्य तरीके से हम इसमें समझते हैं। इसके बाद देखना चाहेंगे हम स्निग्ध कर्म को। स्निग्ध कर्म को देखेंगे। आज हम 10 गुणों को लेंगे, फिर उसके बाद वही चीज़ कि मैं आपसे कुछ केसेस लूँगा जो आप अपने मन से बनाएं या अपनी प्रैक्टिस से बनाएं। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको अपनी प्रैक्टिस में दोषों को ढूंढेंगे, दोषों को ढूंढेंगे, कैसे उस डिजीज़ में से दोष आप निकालते हैं और कैसे हमारी वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। तो स्निग्ध गुण हमने लिया, उस स्निग्ध गुण को हमने लिया। तो स्निग्ध गुण से क्या होता है? ये वात का शमन करता है, कफ की वृद्धि करता है। वात का शमन करता है, कफ की वृद्धि करता है और स्नेहन कर्म करता है। स्नेहन कर्म करता है। स्नेहन कर्म से क्या होता है? वाजीकरण कर सकता है, ये रसायन काम कर सकता है, ये बॉडी में बलाधान कर सकता है, ये आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को ठीक कर सकता है ये। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग इसमें करोगे तो ईजिली हो जाएगा। यहाँ पर हम मुलेठी को ले लेते हैं, यहाँ हम अश्वगंधा को ले लेते हैं, शतावरी को ले लेते हैं, बहुत से ड्रग हैं, घृत को ले लीजिए। बहुत से ड्रग है जिनका हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अब रूक्ष को देख लीजिए। रूक्ष जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट होता है। सभी जानते हैं कि वहां स्नेहन कर रहा है, यहां पर रूक्षण कर्म करेगा, ड्राइनेस पैदा करेगा। ड्राइनेस होने की वजह से क्या होती है? कठोरता आती है, किसी भी अवयव में कठोरता आती है। अब आप मसल्स के लेवल पर ले लीजिए। कई पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं हमें sciatica में जिनका मसल्स वेस्टिंग देखने को मिलेगी, मसल वेस्टिंग देखने को मिलेगी। मेरे पास एक पेशेंट था, उनको sciatica की प्रॉब्लम थी, एज थी उनकी 60 ईयर। वो कई जगह पर दिखा लिए, सबसे पहले एलोपैथ में ही जाते हैं, हमारे यहाँ पर कोई नहीं आता। दिखा लिए तो उनकी एक थाई जो थी वो पतली होने लगी थी, एक थाई जो थी वो उनकी नॉर्मल शेप में थी। यानी लेफ्ट लेग में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी sciatica में। तो लेफ्ट लेग की जो sciatica की प्रॉब्लम थी वो वाली थाई जो दूसरी थाई थी उसके अनुपात में, उसके रेशियो में पहले से ज़्यादा पतली हो गई थी। तो वहाँ पर sciatica के ट्रीटमेंट देने के साथ हमने उनको जो दिया था वो दिया था उनको बला तेल मसाज के लिए। थाई की मसाज करनी है और बला तेल में प्लस प्रसारणी तेल, ये सैक्रम रीजन पर लगाना था। sciatica जहाँ से sciatic नर्व शुरुआत होती वहाँ पर लगाना था। साथ में इस बला तेल की 2 बूंदें, 2 ड्रॉप गाय के दुग्ध में, काऊ मिल्क में हमने उनको मिला करके रात में पीने को बोला। अश्वगंधा को ऐड किया, अश्वगंधा को ऐड किया और रिजल्ट हमें मिलना स्टार्ट हो गए। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं। और sciatica का ट्रीटमेंट जो होता है एज इट इज़ बात शामक ट्रीटमेंट हमने किया। तो हमने ओनली जो टोटल फोकस किया था वो हमने रूक्ष कर्म की तरफ ज़्यादा फोकस किया था।
क्यों किया था? पेन उस समय देखो कंडीशन होती है, सैटिका का पेशेंट है, बट पेन इज मेजर कंप्लेंट, सॉरी, पेन इज नॉट मेजर कंप्लेंट देन मसल वास्टिंग। उनकी जो थाई जो पतली हो रही थी उसको रिवर्स करना आगे फ्यूचर में बहुत कठिन होता, क्योंकि वैकल्यता शुरू हो जाती, और डिसेबिलिटी को रोकना सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने डिसेबिलिटी को रोका, लेकिन औषधि का चयन ऐसे किया कि वो वात दोष पर भी काम करे, बल्ल भी हो और स्निग्ध भी हो। तो इसीलिए हमने अश्वगंधा का चयन किया, बला तेल का यूज किया और प्रसारणी तेल का यूज किया। बला तेल को गाय के घी में, सॉरी, गाय के दूध में मिला करके दिया। यहाँ भी स्नेहन कर रहे हैं हम, वायु का शमन कर रहे हैं हम, और वेदना का शमन भी कर रहे हैं, क्योंकि अश्वगंधा का नर्व्स के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा गुण है वो है मंद। मंद गुण का अर्थ होता है शमन करना, समन कर्म होता है। मीन्स किसी बढ़े हुए दोष को डाउन करना, किसी वृद्धि होने वाली चीज, सॉरी, किसी वात दोष के चल गुण की वृद्धि से, चल गुण की वृद्धि से जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल इंसोमनिया की कंडीशन पैदा हो जाना, नर्व्स में प्रिकिंग पेन होना, नर्व्स में थ्रोम्बिंग पेन होना। कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब पैरों में टीवन सी पड़ती रहती है, फड़कन सी पड़ती रहती है, तो उसके लिए आपको ऐसी औषधि का चयन करना पड़ेगा जिसके अंदर मंद गुण हो, या फिर सिंपली मैं कह दूं कफ को बढ़ाने वाला गुण हो। कफ को बढ़ाने वाला गुण हो तो इजीली आप उसको ट्रीट कर पाएंगे, जो कि ज़्यादातर हमारे यहाँ पे पेठा वगैरह में होता है, जिसको कूष्मांड बोलते हैं। इनके अंदर मंद गुण अच्छा होता है। और भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, केला हो गया हमारा, बनाना हो गया, पेठा मैंने आपको बता ही दिया, दाख होती हैं, दाखें, उसके अंदर ये होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो आता है तीक्ष्ण गुण। तीक्ष्ण गुण के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये शार्प होता है, पेनिट्रेट करने वाला। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैंने ब्लैक पेपर के ऊपर रिसर्च पेपर पढ़ा था। ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो अपनी होती है। अमेरिका में एक डॉक्टर हैं, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं, मैं देख के बताऊंगा उसको। तो अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, वहाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कई पेशेंट्स के ऊपर। कई पेशेंट्स को एंजाइना का पेन स्टार्ट हुआ और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था वहाँ पर। अभी अपने यहाँ पे होता तो एटोरवास्टिन या इकोस्प्रिन इस प्रकार का ब्लड थिनर अपन यूज करते हैं, वो दे देते उनको। बट वहाँ पर उन्होंने काली मिर्च का पाउडर उसको उन्होंने दिया, और कुछ ही देर के अंदर उनका एंजाइना पेन सबसाइडेड हो गया। और उन्होंने उस काली मिर्च के पाउडर का कुछ लिक्विड फॉर्म उन्होंने तैयार किया है, और वो पेटेंट करा लिया, अपने पेशेंट्स को वही दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च के तीक्ष्ण गुण की वजह से। उष्ण गुण तो रिस्पॉन्सिबल है, बट अगर तीक्ष्ण गुण नहीं होगा तो उसका फास्ट एक्शन आप नहीं ले पाएंगे। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप बताइए, चाहे तो आप चैट में बता सकते हैं या आप बोल के बता सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए बोल रहा हूं कि जो लवंग होती है, लौंग जिसको बोलते हैं, लवंग तीक्ष्ण होती है गुण में,
उसका वीर्य क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? राइट, यस और नो? शीतवीर्य, बहुत सही, शीतवीर्य होती है। क्या आपने कभी किसी पेशेंट को लवंग के तेल की 1 या 2 बूंदें नाक के अंदर नश्य करने को बोला है? या उसको छोड़िए, आप लवंग को चबाते हैं खुद, तो चबाने पर आपको कैसा एहसास होता है? शीत एहसास होता है या ऐसा लगता है कुछ गर्म गर्म खा लिया हो? जलन सी पैदा होती है। लौंग को चबाने पर आपको जलन पैदा होती है मुख के अंदर, या फिर ऐसा लगता है कुछ ठंडा ठंडा चला गया? आपको बहुत ज़्यादा तेज जलन का एहसास होता है। नहीं हो तो करके देखना। बिल्कुल सही। वही चीज़ जो होती है ना, जगह जगह पर ऐसा होना, पूरे मुख के अंदर बिखर जाना और जलन होना, वो है तीक्ष्ण गुण। इसी तीक्ष्ण गुण की वजह से ये बहुत फास्ट वे में आपके स्रोतसों के अंदर कुछ ही सेकंड्स के अंदर, मैक्सिमम 1 मिनट 30 to 40 सेकंड्स के अंदर इसके ऊपर आउट ऑफ इंडिया इतनी रिसर्च हो रही है इस गुण के ऊपर, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम अपनी प्रैक्टिस में इसको यूज करना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ कि आप, ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप हार्ट अटैक के पेशेंट को आपके पास एंजाइना का पेन लेके आप इसको दीजिए, मत दो। चलिए डॉक्टर्स, तो जो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो आप बता दीजिए। थोड़ा जूम पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से वो रीस्टार्ट नहीं हो पा रहा था, तो गूगल मीट के थ्रू हम इसको करते हैं। तो जो तीक्ष्ण गुण था उसके बारे में आपको बता रहा था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा अच्छा एक गुण है कि उससे आप फास्ट एक्शन ले सकते हैं और स्रोतस को, स्रोतो अवरोध जो हम देखते हैं, उन स्रोतों के अवरोध को समाप्त करने के लिए आप उसका रिजल्ट ले सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि हम किसी कार्डियक पेशेंट पर, किसी भी कार्डियक पेशेंट पर मान लीजिए हम उसके अटैक पर वर्क नहीं कर पा रहे, हम उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये हम मान के चलते हैं, बट क्या हम उसके कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज को हम रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्रोतो अवरोध को दूर करने का काम है, सिर्फ लेखन कर्म की आवश्यकता है। तो ऐसी औषधियों को हम ऐड करें जो लेखन कर्म करें, साथ में हम तीक्ष्ण औषधियों को ऐड करें, जैसे पिप्पली हो गया, काली मिर्च हो गया, हमारा लौंग हो गया। इन चीज़ों को अगर हम ऐड करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जिनके अंदर तीक्ष्ण गुण हैं। जब हम द्रव्य गुण के एक एक पॉइंट्स को उठाएंगे, एक एक औषधि को स्टडी करेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कई रस औषधियाँ ऐसी हैं, जैसे हृदयार्णव रस हो गया, उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जब आप उनको पेशेंट को देंगे निदान परिवर्जन कराते हुए, तो क्या आप उसके कॉर्नरी आर्टरी के ब्लॉकेज को दूर नहीं कर पाएंगे? आपने कॉर्नरी आर्टरी के ब्लॉकेजेस को दूर कर दिया तो वैसे ही उसको अटैक नहीं आना है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम कार्डियक प्रॉब्लम्स को रिवर्स तो कर ही सकते हैं। तो तीक्ष्ण गुण इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाहूँगा, एक प्रैक्टिस के बेसिस पर करते हैं कि आप कोई सी भी केस स्टडी आप मुझे बताइए जहां से मैं दोषों को निकाल के आपको बताऊंगा कैसे दोष फाइंड किए हमने, जो मैं आपको बताता हूं प्रिस्क्रिप्शन पेज के हिसाब से। कोई भी आप केस स्टडी उठा करके पूछें और उसको मैं यहाँ राइट डाउन करता चलूंगा। उस केस स्टडी में क्या बताना है आपको, मुझे आपको प्रीवियस हिस्ट्री बतानी है उसकी, उस पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री बतानी है, और साथ में उस पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी बोवेल मूवमेंट क्या है, उसकी अग्नि क्या है। ये जो बेसिक है ये आप मुझे बताइए। कोई भी डॉक्टर आप में से मेरे से पूछ सकता है, जिससे मैं ये क्लैरिफाई कर सकूं कि कैसे हमें दोषों की कल्पनाओं को दोषों को कैसे हम पता कर सकते हैं, कौन सा दोष दूषित है, कैसे हमारा ट्रीटमेंट का मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो मैं आपको एक बार क्लियर कर पाऊँ।
कोई सा भी, आपको अगर केस ध्यान नहीं आ रहा तो रैंडमली कोई सा भी केस ले सकते हैं। जी सर, आई एम ऑडिबल। जी जी डॉक्टर साहब। 40 इयर्स मेल पेशेंट है जी। जिन्हें अभी कंप्लेंट्स है कि खाना लंच होने के बाद उनको बॉडी पेन बहुत होता है, सीवियर बॉडी पेन 1 घंटे के बाद। हम्म। नौशिया होता है और सोने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, एक आधा घंटा सोने के बाद में फिर रिलीफ मिलता है। हम्म। मल प्रवृत्ति 2 से 3 बार उन्हें होती है, मतलब द्रव मल प्रवृत्ति नहीं है बट 2 से 3 बार उन्हें बॉवेल जाना ही पड़ता है। ठीक। पास्ट हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स है और सर्वाइकल कॉक्स की भी हिस्ट्री है उन्हें 10 इयर्स बैक। गैस्ट्रिक अल्सर प्रेजेंट में है? 10 इयर्स बैक उन्होंने एंडोस्कोपी किया था, अभी रिसेंट में नहीं किया, बट पेन किलर्स और एंटासिड्स रेगुलरली लेते हैं वो। ओके ओके। अच्छा अच्छा, तो अभी भी उनको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है अभी भी रहती है क्या उन्हें? हाँ जी, एसिडिटी बहुत ज्यादा है उन्हें। एसिड बेल्चिंग होता है क्या उनको, खट्टी डकारें आना, पानी आना खट्टा मुंह में? खट्टा तो नहीं बट नौशिया होता है उन्हें खाने के बाद में 1 घंटे बाद। खाने के बाद, है ना? जी जी। लंच के बाद सीवियर बॉडी पेन उनको होता है। प्रीवियस हिस्ट्री में कोई डिजीज वगैरह उनके रही हो? सर्वाइकल टीबी सर्वाइकल टीबी रही है उनको, है ना? और कोविड इन्फेक्शन 3 टाइम्स। ओके ओके। ये कोविड की फिनोमेना अभी 2020 या 2021 में कब हुई थी उनको? 20 में भी और 21 में भी। अच्छा, और सर्वाइकल 21 टीबी हुआ कब था। हुई थी? सर्वाइकल टीबी 13 इयर्स बैक। बैक। ठीक 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 ठीक। देखिए डॉक्टर साहब, यहां से मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करना, सभी समझना, ये एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छा समझ सकते हैं। देखिए, सर्वाइकल टीबी और कोविड जो हुआ था उसका इससे उतना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि धातु क्षय की अवस्था थी, धातु क्षय की अवस्था में उसको ट्रीट किया और वो आ गई, बट इम्यूनिटी वीक है, इसका इससे इतना कोई लेना देना नहीं। अब हम समझते हैं, 40 ईयर मेल है, लंच करने के बाद कितनी देर बाद, लंच करने के कितनी देर बाद उनको दर्द होता है, ये थोड़ा आप मुझे बता सकते हैं? 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद, ठीक है। लंच करने के 1 घंटे बाद यहां पर उनको दर्द होता है। लंच करने के 1 घंटे बाद दर्द हो रहा है, बॉडी पेन, वात दोष। वेदना मतलब वात दोष, आप इसको इंडिकेट, अपन बच्चों के हिसाब से सीखते हुए चल रहे हैं। बॉडी पेन, लंच करने के 1 घंटे बाद बॉडी पेन हो रहा है, वात दोष हो गया। 1 घंटे में बॉडी के अंदर पाचन शुरू हो जाता है, रस धातु का निर्माण हो जाता है, तो कफ निर्माण भी हो गया, ठीक है। नौजिया की कंडीशन आ रही है, वोमिटिंग होते हुए पेशेंट ने बताया कि कभी वोमिटिंग हुई उसको, तो कैसा कलर आया उसका वोमिटिंग में? नहीं सर, वॉमिटिंग नहीं है। कभी होती नहीं, बस नोजिया जैसा मन करता है, जी। ठीक है। कफ का एक और लक्षण हमें देखने को मिला, नोट डाउन कीजिए, नोजिया, बमन, सर्दी, कफ का एक लक्षण मिला, बट वो हो रही है कहीं ना कहीं समान वायु या उदान वायु का प्रतिलोम हुआ है, तो वायु प्रतिलोम। इस तरीके से हम एक एक लक्षणों को समझते हुए चल रहे हैं। अब पेशेंट को होता क्या है कि रिलीफ हो जाता है, पेशेंट को रिलीफ होता है, सोने के बाद उसको रिलीफ हो जाता है, ठीक है। सोने के बाद रिलीफ हो जाता है। यह हमारे आचार्य भागवत के अकॉर्डिंग बताया है। अगर रस शेषार्जा जीर्ण आपने पढ़ा होगा, रस की वजह से, रस के पाक ना होने की वजह से जो अजीर्ण होता है उसको रस शेषार्जा जीर्ण कहते हैं, उसकी चिकित्सा शयन बोलिए, निद्रा। तो एक कंसेप्ट हमें ये पकड़ में आ गया। मल 2 से 3 बार जा रहे हैं, स्टिकी म्यूकस आता है डॉक्टर साहब या वैसा है? जी सर, एक बार रिपीट
उनको जो मल प्रवृत्ति होती है 2 से 3 बार है, तो पेट में जो है कि कोलिकली पेन होता है, साथ में म्यूकस आता है उनके स्टूल में या नहीं आता? नहीं, म्यूकस तो नहीं आता है, बट सुबह 2 बार और शाम शाम के टाइम पर 2-3 बार जाना पड़ता है उन्हें। तो मल का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा रहता है, हार्ड, स्टिकी, आमज या निरामज, किस प्रकार से आप उसको मान सकते हैं जो आपने डायग्नोस लिया हो? आमज होगा, मुझे ग्रहणी जैसे लक्षण दिख रहे थे सर। ओके, आमज है। कफ के बढ़ने का एक और हमें मिल गया, और साथ में अग्निमांड का कंसेप्ट मिल गया। एसिड वेल्चिंग होती है, ये होता है। अब इसको समझने का प्रयास करें। हमें वात के लक्षण मिले हैं, कफ के ज्यादा मिले हैं। वात के मिले हैं, कफ के ज्यादा मिले हैं। प्रीवियस हिस्ट्री गैस्ट्रिक अल्सर की है। मैंने पूछा गैस्ट्रिक अल्सर, इसलिए आप नोटिस कीजिए, मैंने आप जब आपने बोला कि गैस्ट्रिक अल्सर है, मैंने आपसे ड्यूडेनल नहीं पूछा, मैंने पूछा गैस्ट्रिक अल्सर। अमाशय किसका हिस्सा है? कफ का हिस्सा है। गैस्ट्रिक अल्सर की जब मैंने आपको बताया था, तब मैंने क्या बताया था कि वहां पर कफ होता है, और कफ के अवरोध के कारण, कफ के अवरोध के कारण जो पित्त नीचे की तरफ इंटेस्टाइन में आना चाहिए था भोजन को लेकर के आते हुए, वो पित्त नीचे नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि कफ के अवरोध की वजह से वायु की अनुलोम गति होने की संभावना छोड़ के वो वायु की प्रतिलोम गति होने लगती है वापस। ये इंटेस्टाइन है, वायु का नीचे की तरफ प्रवाह होता है नॉर्मली, वो फ्लैटस के थ्रू पास होती है, अपान वायु के थ्रू बॉडी से एक्सेसिव वायु। अब यहां पर अवरोध हो गया, कफ का अवरोध हो गया, और अमाशय वाले स्थान में तो वायु आएगी, जितना जाना चाहिए उतना ना निकल करके कम, बाकी को वो रिवर्ट मारेगी वापस, एसिड वेल्चिंग। अब पित्त का वहां पर रेगुलर निकल ही रहा है जितनी मात्रा में निकलना चाहिए, बट वो पित्त एक जगह पे पड़े पड़े वहां अल्सर्स को क्रिएट करेगा, वहां पड़े पड़े वहां की म्यूकोसा को डिसॉल्व करने का काम करेगा। क्योंकि अभी जो कफ है वहां पर आमज अवस्था में है, कफ जो है आमज अवस्था में है, क्योंकि रस से शार्जा जीर्ण का हमें उदाहरण मिल गया कि सोने के बाद उनको रिलीफ होता है। जब भी वात दोष का अवरोध कफ से होगा, और वात के साथ, इसको ध्यान से गौर से सुनिएगा, वात के साथ पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो आपको मांसपेशियों के अंदर दर्द होगा, ऐसे दबाने पर भी दर्द होगा, ऐसा लगे स्वेलिंग सी आ गई है। पेशेंट से आप पूछिएगा, वो इस प्रकार के सिम्टम जरूर बताएगा कि बॉडी में दर्द ऐसा होता है कि दबाते हैं तब भी दर्द महसूस होता है, बॉडी में ऐसा लगता है कि फीवर सा आ गया हो, टूटन सी होती है बॉडी के अंदर, ये उसकी कंप्लेंट होगी। अब इस प्रकार से जब मैंने एक एक पॉइंट को, एक एक लक्षणों को मैंने दोष उसके सामने लिखना स्टार्ट किया, शायद आपको दिख रहा हो तो ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, एक एक दोषों को मैंने लिखना स्टार्ट किया और इस प्रकार से मैंने इसको बनाया। यही आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जब भी आप पेशेंट को देखेंगे, आप पेशेंट से लक्षण लिखेंगे, उसका फोटो क्लिक कर लें, और शाम को आराम से जब आप बैठें तो उसके सामने ऐसे ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करनी है। अब यहां पर क्या समझ में आ गया आपको? कफ अवरोध की वजह से, कफ के अवरोध की वजह से वात का प्रतिलोम हुआ है, और पित्त स्थान पर ही, अपने स्थान पर ही प्रकूपित हो रहा है, प्रकूपित हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि कफ का अवरोध दूर करना है, वायु का अनुलोमन करना है, और पित्त का शमन करना है, 3 चीजें पकड़नी है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, कफ के अवरोध के लिए ऐसी औषधि का चयन करना है जो कफ का पाचन करे। तो शिवाचार पाचन चूर्ण का आप प्रयोग करेंगे। शिवाचार पाचन चूर्ण के प्रयोग से पहले आप मुलेठी प्लस प्रवाल पिष्टी, इन 2 को, और सूत सेकर रस, इन 3 को आप मिक्स करके उस पेशेंट को देंगे। क्यों देंगे? मुलेठी कफ का विलयन करेगी,
कफ का विलयन करेगी। प्रबाल पिष्टी स्थानगत पित्त को बैलेंस करेगी ताकि क्षार बॉडी के अंदर जाए। वो कहते हैं ना, मेहमान आने से पहले बिस्तर ठीक करने हैं, तो शिवाचार पाचन चूर्ण को अंदर ले जाने से पहले उसकी वजह से कहीं पित्त को और ना बढ़ा दे, कहीं वो और ज्यादा अल्सर पैदा ना कर दे, उस चीज से बचाने के लिए पहले आपको कफ का विलयन करना है। कफ का विलयन करने की वजह से कफ की एक लेयरिंग बन जाएगी और साथ में सूत सेकर रस अनुलोमन भी करेगा वायु का, और साथ में जो प्रवाल पिष्टी है वो वहां पित्त को बैलेंस करेगी, शीतलता प्रदान करेगी। अब उसके 15 से 20 मिनट बाद आप क्या करोगे, शिवाचार पाचन चूर्ण उस पेशेंट को दोगे, जिससे आम का पाचन होगा, कफ का पाचन होगा, वायु का अनुलोमन होना स्टार्ट हो जाएगा। या इसके अलावा भी बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक अल्सर तो आप अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करा सकते हैं, अजमोदादी चूर्ण का प्रयोग करा सकते हैं, दाढ़ी मास्टर चूर्ण का प्रयोग करा सकते हैं। बहुत से ऐसे चूर्ण हैं जिनका आप रिजल्ट ले सकते हैं वायु का अनुलोमन में। तो आपने कफ अवरोध के लिए एक औषधि सिलेक्ट की, शिवाचार पाचन चूर्ण, वही अनुलोमन कर रही है, और जब वायु का अनुलोम होगा तो बढ़ा हुआ पित्त नीचे की तरफ इंटेस्टाइन में आएगा और वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज करें, इस प्रकार से आप दोषों का चयन करें, और इसी प्रकार से आप कोशिश करें कि औषधि का चयन हो जाए। बहुत बड़ी औषधियों की आवश्यकता नहीं होती, ना ही स्वर्ण भस्म की, ना ही रजत भस्म की, कि हर जगह हमें यही देना है कि नहीं कोई महंगी दवा देंगे तभी पेशेंट ठीक होगा। महंगी दवा से पेशेंट ठीक नहीं होता। पेशेंट ठीक होता है कि पर्टिकुलर एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या हुई, उसको कैसे ट्रीट किया, और इस फॉर्मूले से गैस्ट्रिक अल्सर के, या इसको बोलते हैं अन्न द्रवसूल के अंतर्गत इसको लेते हैं। तो वहां पर ये पेशेंट मैंने काफी ट्रीट किए हैं, काफी ट्रीट। और गैस्ट्रिक अल्सर से पहले से भी इनको ग्रहणी की प्रॉब्लम रही होगी, अगर आप पता करेंगे तो बहुत पुरानी हिस्ट्री होगी इनकी ग्रहणी की। तो ठीक है डॉक्टर, आज शायद इस एग्जाम्पल से आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से हम एक एक दो दो एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, और अब द्रव्य गुण के एंड पोर्शन की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। फिर वहां से हम भेषज कल्पना के पॉइंट्स को उठाएंगे। भेषज कल्पना इन दैट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग जो भेषज कल्पना होती है कि मैं अब एक एक ड्रग लूंगा, उस ड्रग के एक एक कंटेंट को बता करके मल्टीपल डिजीज में कैसे यूज करना है ये आपको बताना स्टार्ट करूंगा। और जो भी प्लीज होमवर्क मैं आपको देता चलूं, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको यूज जरूर करें, ताकि जो मैं आपको बताता हूं उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारे पास सिर्फ कॉन्फिडेंस ही है, अगर वो कॉन्फिडेंस चला गया तो फिर कुछ नहीं रह जाता। सारी नॉलेज, सारा ज्ञान, सारा अनुभव जीरो हो जाता है जब आप कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। मैंने आपको बता दिया, वो जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और शायद कॉन्फिडेंस ना आए। मेरा पढ़ाना भी व्यर्थ है और आपका पढ़ना भी व्यर्थ हो जाएगा। चलिए, तो फिर आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे, कल सुबह 7:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।